दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 17th सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस पोएट, प्रीस्ट, लॉयर जॉन डन की लाइफ को डिस्कस करेंगे। ये एक मेटाफिजिकल पार्ट थे दोस्तों। एक दो दिन पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे किसकी लाइफ पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आपने जॉन डन की लाइफ पर कहा था दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये कंसीट का अच्छा यूज़ करते थे, वो सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और बहुत कुछ इस वीडियो में नया जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरू करते हैं। जॉन डन का बर्थ हुआ था 1572 में एक रोमन कैथोलिक फैमिली में। और उस वक्त ये रोमन कैथोलिक रिलीजन जो था उसको फॉलो करना इलीगल था इंग्लैंड में। तो जॉन डन के फादर का नाम भी जॉन डन ही था, वो एक मर्चेंट थे। जब जॉन डन 4 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो गई। इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ हेवुड। तो उन पर सारी जिम्मेदारी आ गई कि वो अकेली बच्चों को बड़ा करे, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब ये एलिजाबेथ हेवुड, दोस्तों ये नाम सुना सुना सा लगता है। मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो में जॉन हेवुड का नाम लिया था, जो कि एक प्लेराइट थे इंग्लैंड में, इंटरल्यूड्स लिखा करते थे। तो जॉन हेवुड की बेटी थी एलिजाबेथ हेवुड। सर थॉमस मोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने यूटोपिया को लिखा था। तो उनके भी कनेक्शन थे जॉन डन की मदर से। तो जॉन डन खुद एक लिटरेरी फैमिली में से थे। अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से जॉन डन ने एजुकेशन ली, लेकिन इनके इसी कैथोलिसिज्म की वजह से इनको दोनों इंस्टीट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, दोनों से डिग्री नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि रोमन कैथोलिक अगर कोई होता था तो उसको ग्रेजुएट ही नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक सिस्टम था उस टाइम पर, क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर, कि ग्रेजुएट होने के लिए ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेना जरूरी था। इस ओथ ऑफ सुप्रीमेसी को लेने से जॉन डन ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको डिग्री नहीं मिली। अब दोस्तों ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी लेने का सिस्टम इंग्लैंड में किंग हेनरी 8 ने शुरू किया था, जिससे ये माना जाता था कि ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट इंग्लैंड में राजा या रानी जो भी है उसको चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम गवर्नर मानते हैं। ग्रेजुएट होने के टाइम पर ये ओथ ऑफ सुप्रीमेसी उनसे दिलवाई जाती थी। लेकिन फिर मैरी फर्स्ट जब गद्दी पर आई तो उसने ये सिस्टम हटा दिया। फिर एलिजाबेथ फर्स्ट आई, उन्होंने ये सिस्टम वापस लगा दिया। तो हमारे जॉन डन ने मना कर दिया ये ओथ लेने से, तो उनको डिग्री नहीं मिली। अब एजुकेशन ख़त्म होने के बाद में जॉन डन ने अपना ज़्यादातर टाइम ट्रैवलिंग और लिटरेचर में गुजारा। वो इटली और स्पेन वगैरह घूमने गए थे, पता नहीं और कहाँ कहाँ घूमे, शायद यूरोप से बाहर भी गए थे। 25 की एज आते आते ये अपने डिप्लोमेटिक करियर के लिए एकदम तैयार हो गए थे। फिर आने वाले कुछ 2-4 सालों में इनको प्यार हो गया एन मोर से, और तब उनसे शादी हुई इनकी। सीक्रेटली उनसे इन्होंने शादी कर ली 1601 में, बिना किसी को बताए। लेकिन एन मोर के फादर थे जॉर्ज मोर, उन्होंने इस शादी को माना नहीं, वो खिलाफ थे इस शादी के। और दोस्तों इस शादी ने जॉन डन के बनते हुए करियर को बिगाड़ दिया, और इनको फ्लीट प्रिजन में, मतलब एक जेल थी, उसमें जाना पड़ा। इनके साथ में जिस चर्च के पादरी ने, प्रीस्ट ने, चर्च ऑफ इंग्लैंड के प्रीस्ट ने, सैमुअल ब्रूक, जिन्होंने इनकी शादी करवाई थी, जो इनके विटनेस भी बने थे, उनको भी इनके साथ में जेल में जाना पड़ा। लेकिन डन थोड़े ही टाइम में छूट गए और इनकी शादी को भी वैलिड कर दिया गया। लेकिन तब तक इनकी जॉब इनसे छूट गई थी। तो उस वक्त इन्होंने अपनी वाइफ से कहा था, अपने सरनेम का पन बना करके इन्होंने कहा था जॉन डन एंड डन अनडन। अब छूटने के बाद ये एक सिंपल सी लाइफ जीने लगे एक छोटे से घर में। बहुत सारा गरीबी में अपना टाइम निकाला था इन्होंने, अपनी मैरिड लाइफ का टाइम बहुत सारा गरीबी में निकाला था। ये एक लॉयर बन गए थे, लेकिन कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी। और इनकी वाइफ एन मोर को हर साल बच्चे हो रहे थे, सो अलग। 16 साल में एन मोर ने दोस्तों 12 बच्चों को जन्म दिया। इनकी मैरिड लाइफ के 16 साल में 12 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 2-3 तो गुजर गए। जॉन डन ने दोस्तों इसी टाइम पर लिखना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अपने वर्क्स को पब्लिश नहीं कराया। एन मोर जब अपने 12वें बच्चे को जन्म दे रही थी तो 15 अगस्त 1617 को उनकी डेथ हो गई। जॉन डन को अपनी वाइफ से बहुत प्यार था, और दोस्तों उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि वो लाइफ में कभी दोबारा दूसरी शादी नहीं करेंगे। उनको अपनी वाइफ की डेथ का काफ़ी दुख था, और ये दुख आप उनकी 17th होली सोनेट में देख सकते हो। अब करियर की बात करें तो 1602 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, एमपी बन गए। लेकिन उसमें इनको कुछ खास मिला नहीं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो थे, लेकिन अनपेड पोजीशन पर थे। फिर 1603 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हुई, और डन ने अपने कुछ पैसे वाले फ्रेंड्स के लिए पोएम वगैरह लिखी। इसके बाद 1610 और 1611 में इन्होंने और भी वर्क्स लिखे अपने, एनिवर्सरीज वगैरह। फिर 1615 में
ये चर्च ऑफ इंग्लैंड में प्रीस्ट बन गए और सेम ईयर ये रॉयल चैपलिन भी बन गए और 1621 में ये डीन ऑफ सेंट पॉल भी बने। 31 मार्च 1631 में इनकी डेथ हो गई और इनको ओल्ड सेंट पॉल्स कैथीड्रल में दफनाया गया और वहाँ पर इनका एक स्टैचू भी बनवाया गया। ग्रेट फायर ऑफ लंदन में दोस्तों इन्हीं का स्टैचू एक बचा था, वो मैं आपको कभी और बताऊँगा। अब मैं इनके वर्क्स और कुछ करियर की बात करता हूँ। जॉन डन की अर्लीस्ट पोएम्स इंग्लिश सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का क्रिटिसिज्म करती थी, जैसे लीगल सिस्टम हो गया और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स। और फिर ये अपने करियर की शुरुआत में इरोटिक पोएम्स बहुत लिखते थे, स्पेशली इनकी एलेजीज जो थी, जिसमें ये अपने अनकन्वेंशनल मेटाफर्स का यूज़ करते थे, कंसीट्स वगैरह का। द फ्ली नाम की पोएम याद होगी आपको, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाई थी। और दोस्तों जॉन डन ने इन पोएम्स को, ये जो इरोटिक पोएम्स थी, इनको पब्लिश नहीं करवाया था, बस हाथों से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह इनकी पड़ी हुई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि डन की इलनेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फ्रेंड्स की डेथ वगैरह ये सब रीज़न थे कि बाद में इनकी पोएम्स की टोन चेंज हुई और यही चेंज आप उनके वर्क एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड में देख सकते हो। और अपनी इसी बढ़ती हुई ग्लूमिनस के चलते इन्होंने फिर अपने रिलीजियस वर्क्स को भी लिखना शुरू कर दिया और एंग्लियन चर्च में कन्वर्ट होने के बाद में ये सरमन्स वगैरह देते थे और अपनी रिलीजियस पोएम्स को लिखते थे, जिस वजह से ये अपने सरमन्स जो उपदेश वगैरह थे और रिलीजियस पोएम्स इनकी वजह से बड़े फेमस हो गए। और इनकी इलनेस के चलते जब डेथ इनके पास आने लगी तो ये डेथ को चैलेंज करने लगे अपने वर्क्स के ज़रिए, जैसे डेथ बी नॉट प्राउड नाम की एक पोएम है, उसमें आप देख सकते हो। दोस्तों इनके वर्क्स को क्रिटिसाइज बहुत किया गया है, स्पेशली इनकी मेटाफिजिकल फॉर्म की वजह से। 1781 में सैमुअल जॉनसन ने इनको मेटाफिजिकल पोएट बोलकर और जॉन ड्राइडन ने भी इनके मेटाफिजिक्स पर कमेंट किया। जॉन डन मास्टर थे मेटाफिजिकल कंसीट के दोस्तों। कंसीट दो टाइप की होती है। पहला टाइप है पेट्रार्कन कंसीट, जिसमें क्या होता है, दो बहुत ही क्लोज ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है, जैसे लव और रोज। तो ये क्लोजनेस का कंपैरिजन तो समझ में आता है, पेट्रार्कन कंसीट है ये। लेकिन मेटाफिजिकल कंसीट ये दूसरे टाइप का कंसीट होता है, इसके मास्टर थे जॉन डन। इसमें क्या होता है, इस टाइप के कंसीट में दो अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और इसी वजह से नियो क्लासिकल पोएट्स ने डन के कंसीट्स के लिए कहा था कि इनकी कंसीट्स अब्यूज ऑफ मेटाफर्स हैं। दोस्तों इनकी वाइफ की डेथ से पहले इनकी पोएट्री का सब्जेक्ट होता था लव और सेक्स, लेकिन वाइफ की डेथ के बाद में इनकी पोएट्री का सब्जेक्ट हो गया डेथ और रिलीजन। जॉन डन मीटर के साथ खेलते थे, तो बेन जॉनसन को इनकी ये आदत पसंद नहीं थी, तो इन्होंने जॉन डन के लिए कहा था, डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व्ड हैंगिंग। इनकी डेथ के बाद में लॉर्ड हर्बर्ट ने इनकी डेथ के लिए एक एलेजी लिखी थी, एलेजी फॉर डॉक्टर डन। इनका लिटरेरी करियर 240 साल का था। 1631 में इनकी डेथ के बाद में 1633 में इनके वर्क्स को पब्लिश करवाया गया। इनकी एक बहुत ही फेमस फ्रेज है दोस्तों, दो फ्रेज है एक्चुअली। पहली फ्रेज है नो मैन इज आइलैंड, इसका मतलब है नो मैन इज आइलैंड या फिर सेल्फ सफिशिएंट। नो मैन इज सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं है, किसी ना किसी दूसरे आदमी की उसको ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं है। एक अमेरिकन राइटर थे थॉमस मार्टन, उन्होंने अपनी बुक का टाइटल इसी फ्रेज से लिया है, नो मैन इज़ एन आइलैंड, ये उनकी बुक का टाइटल है। और एक और फ्रेज है यहाँ पर जॉन डन की जो बहुत ही फेमस है, उनके वर्क मेडिटेशन 17 से, होम द बेल टोल्स। ये जो फ्रेज है इसको टाइटल बनाया है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपनी नोवेल का। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।